देखो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेल्स एंड बैटरीज। और टॉर्च में जो बैटरी होता है, घर में जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी होता है, वो बैटरी कैसे वर्क करता है, उसी को आज हम स्टडी करेंगे। और ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है और ट्वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्ज़ाम में भी, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड थियोरेटिकल सवाल पूछ सकता है। तो देखो, पहले तो समझो सेल क्या होता है। तो जो भी हम पढ़ा दिए गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो सारा का सारा सेल था। बैटरी क्या होता है, वैसा वैसा सेल अगर तुम बहुत सारा एक साथ जोड़ दोगे, एक से ज़्यादा सेल, तो उसी को हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है। तो एक तो छोटा सा पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है। तो ये क्लास पढ़ते भी जाना, साथ साथ याद भी करते जाना। तो देखो, सेल जो होता है वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है। पहला होता है प्राइमरी सेल, चाहे इसी का दूसरा नाम होता है नॉन रिचार्जेबल सेल। नाम से ही क्लियर है, नॉन रिचार्जेबल। टॉर्च का जैसे बैटरी होता है, ये वो सेल होता है जिसको तुम एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो उसको फिर तुम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसमें जो भी एक्टिव मटेरियल है ना, उसमें जो भी कंपाउंड है वो आपस में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके तुमको वो वोल्टेज देगा। और जैसे जैसे उस सेल के अंदर का एक्टिव मटेरियल खत्म होता जाएगा, तुम्हारा वोल्टेज जो है वो भी खत्म होता जाएगा। जैसे ही सेल के अंदर में सारा का सारा एक्टिव मटेरियल एग्जॉस्ट कर जाएगा, तुमको फिर पोटेंशियल मिलने वाला नहीं है, तुमको वो सेल फेंकना पड़ेगा, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो these cells cannot be reused once the active material are exhausted। ठीक है। एक बार उसके अंदर का एक्टिव मटेरियल खत्म हो गया तो उसको तुम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, चाहे इसी का दूसरा नाम होता है रिचार्जेबल सेल। ठीक है। घर में जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगा रहता है वो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी होता है। लेड स्टोरेज बैटरी एक प्रकार का सेकेंडरी सेल चाहे रिचार्जेबल सेल होता है। इसमें एक बार जब एक्टिव मटेरियल खत्म हो जाता है तो हम बाहर से पोटेंशियल देकर रिएक्शन को रिवर्स कराते हैं। जैसे मान लो ए और बी है, उसमें ए और बी जब सी और डी में कन्वर्ट होता है तो तुमको वोल्टेज मिलता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। तो समय के साथ ए और बी खत्म हो गया, तुम्हारे पास सी और डी है। जैसे ही ए और बी खत्म हो गया, बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब तुम क्या करोगे कि तुम्हारे पास सी और डी है, तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देकर रिवर्स डायरेक्शन का जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको हम जबरदस्ती कराते हैं। जबरदस्ती कराओगे तो सी और डी खत्म होकर वापस ए और बी बना देगा। ए और बी वापस से बन गया तो फिर से तुम्हारा एक्टिव मटेरियल रीजनरेट हो गया। फिर तुम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, वो दोबारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा। जब वो डिस्चार्ज होगा तब वो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, और जब वो चार्ज हो रहा होगा तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा होगा। इसको हम डिटेल में ये सारा वर्किंग हम देखेंगे आगे। ठीक है। फिलहाल बस लिख लो कि दिस सेल्स कैन बी recharged to generate active material even after they are exhausted। ठीक है। एक्टिव मटेरियल जब खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम इनको रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो है ना, शुरू करते हैं हम लोग। प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में हम लोग एग्जाम्पल के सहारे देखेंगे। प्राइमरी सेल तो समझ ही गए क्या होता है। तो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल होता है, इसका ए पार्ट लिखोगे ड्राई सेल, चाहे ड्राई सेल का ही दूसरा नाम होता है लेक्लांचे सेल। इसका जो डिस्कवरर था उसका नाम था, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया लेक्लांचे सेल। ड्राई सेल। टॉर्च का जो बैटरी होता है वो हमारा ड्राई सेल होता है, वो हमारे प्राइमरी सेल का पहला एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इतना पहले पॉज करके नोट कर लो।
देखो बच्चों, तो ये हमारा लेग्रांजे सेल है, ठीक है, टॉर्च का बैटरी देखे होगे इसी शेप का रहता है। टॉर्च का बैटरी का अगर कवर तुम हटाए होगे, ऊपर का जो कागज़ रहता है उसको अगर हटाए होगे तो तुमको जिंक दिखा होगा। तो वो जो जिंक होता है, पूरा का पूरा जो जिंक होता है वो ये वाला है, ये वाला पार्ट जो होता है वो जिंक होता है, नीचे वाला पार्ट यहाँ तक। और मिडिल में ग्रेफाइट होता है, अगर तुम तोड़े होगे तो तुमको मिडिल में ग्रेफाइट मिला होगा, और बीच में एक कागज़ भी तुमको मिलता है, वो कागज़ सेपरेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये जो तुम मिडिल में देख रहे हो, है ना, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ये हमारा कार्बन हो गया। ये जो हिस्सा देख रहे हो नीचे का, ये हमारा जिंक है, जिंक का कंटेनर है जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के चारों ओर का ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे भरा हुआ रहता है मिक्सचर कार्बन का और MnO2 का। बेसिकली MnO2 होता है, कार्बन हमारा यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हमारे जैसे गैल्वेनिक सेल वगैरह में जैसे हम प्लैटिनम लेते थे, तो हम थ्योरेटिकली प्लैटिनम ले लेते हैं, प्रैक्टिकली सस्ता सा बैटरी हमको बनाना होता है तो हम प्लैटिनम नहीं लेते हैं, बहुत महंगा हो जाएगा वो, हम लोग सीधे सीधे ग्रेफाइट ले लेते हैं, सस्ता होता है। तो ये ग्रेफाइट का जो रॉड है ये बस चार्ज को कैरी करने का काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। रियलिटी में ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन जो होगा वो ग्रेफाइट के चारों तरफ जो MnO2 मौजूद है उसका होगा, इस MnO2 का होगा, ठीक है। तो हम बताएंगे अभी कि क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है ना, ये चार्ज कैसे आता है, चार्ज की वजह से ये एनोड होगा या कैथोड होगा, वैसे तो लिखा हुआ है लेकिन अभी हम सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ बच्चों, इसके ये जो हमारा भर गया MnO2 यहाँ भरा हुआ है, इसके चारों तरफ ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये जो इसका बाउंड्री जो देख रहे हो, ये बाउंड्री कागज का एक परत होता है, और उस कागज के परत के बाहर में, उस कागज के परत के बाहर में हमारे पास क्या है, हमारे पास NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे है ना ZnCl2 NH4Cl का पेस्ट है, ठीक है। तो देखो ये होता क्या है, सबसे पहले तो है ना, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बच्चों ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक हमारा चला जाता है Zn2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, है ना। और अभी ये क्योंकि ये केवल ये हमारा सेल जो है ये चार्ज नहीं होता है, प्राइमरी सेल है, तो चार्ज नहीं होगा तो केवल डिस्चार्ज होगा, और जब ये केवल डिस्चार्ज होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, है ना। इसमें रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन से हमें पोटेंशियल बाहर में मिलेगा, है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो ये एक रिएक्शन हुआ एनोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, ये रहा हमारा एनोड, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज कर गया, तो इस पर चार्ज कौन सा होगा, तो देखो है ना, नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में, हमने पढ़ा भी था। ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये जमा हो जाएगा, ठीक है। देखो कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड हमारा ये हो गया ग्रेफाइट, यही हमारा कैथोड है। कैथोड पे जो हमारा MnO2 है, उस MnO2 का रिडक्शन होगा, तो MnO2 किस में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये चेंज होकर चला जाता है Mn2O3 में, चाहे तुम्हारे NCERT में MnOOH भी लिखा रहता है, MnOOH सेम ही चीज़ है, तो दोनों हम रिएक्शन लिखेंगे, पहले हम तुमको ये लिख के समझा देते हैं अच्छे से, मैक्सिमम जगह पे यही तुमको रिएक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम में अगर सवाल आता है जेई में चाहे मेडिकल में, तो इसी रिएक्शन से रिलेटेड सवाल आएगा, ठीक है। तो MnO2 गया Mn2O3 में, यहाँ तक सही है। अब इसको बैलेंस किया जाए बेसिक मीडियम में, तो कैसे बैलेंस करेंगे, 2 मैग्नीज है, यहाँ हमने 2 लगा दिया, 3 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, पहले पढ़े होगे तुम बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसका मतलब वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, जितना ऑक्सीजन ज़्यादा है उतना ही H2O ऐड कर दो, और जितना H2O ऐड करोगे उसका डबल OH- ऐड करोगे, 2 नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड में हमारा आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, ऐड करोगे, कैथोड पे कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। एनोड पे नेगेटिव है तो कैथोड पे पॉजिटिव होगा, देखो कैथोड पे पॉजिटिव है, कैथोड हमारा है ना पॉजिटिव चार्ज के साथ है, दोनों को ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Zn प्लस 2 MnO2 प्लस H2O इज इक्वल टू Zn2 प्लस जोड़ Mn2O3 प्लस 2 OH माइनस, ये हुआ। अब देखो ये साथ में अमोनिया क्यों दिया है, तो देखो होता क्या है, जब ये रिएक्शन होगा तो थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा,
तो जैसे ही इक्विलिब्रियम आया, अगर इक्विलिब्रियम मान लो कि हमारा रिएक्टेंट 50% ही कंज्यूम हुआ और इक्विलिब्रियम आ गया, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम आया रिएक्शन तो ओवरऑल आगे प्रोसीड कर नहीं पाएगा, और आगे प्रोसीड नहीं करेगा तो तुमको वोल्टेज नहीं मिलेगा, तुम्हारा बैटरी वहीं पे बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते क्या है कि ये रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। और केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड में भेजने के लिए प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, उसी के लिए हमने साथ में यहाँ पे NH4Cl को लिया है। तो देखो होगा क्या, ये जो प्रोडक्ट में हमारा Zn2+ बना, OH माइनस बना, और ये जो NH4Cl है, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करेगा Zn2+, 2 OH माइनस है ना, और NH4Cl भी लिख ही देते हैं, 2 मोल NH4Cl, और यहाँ का जो 2 OH माइनस आएगा, ध्यान से देखना क्या होगा, Zn 2 अमोनिया से रिएक्शन किया, अमोनिया से, इसका H+ बाहर निकल गया, अमोनिया 2 अमोनिया। तो जिंक का आदत होता है कि वो अमोनिया से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। जिंक पे 2+ चार्ज था, इसके ऊपर में 2+ होगा, और ये 2+ इस क्लोराइड के साथ कंबाइन होगा, तो बाहर में क्या आ जाएगा Cl2, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और आप पढ़े हो आयनिक इक्विलिब्रियम में कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन का जो केप होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो अगर इस रिएक्शन का केप बहुत बड़ा है तो ये खतरनाक तरीके से फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर ये फॉरवर्ड में जाएगा तो जिंक कंज्यूम होगा, OH माइनस कंज्यूम होगा, जिंक कंज्यूम Zn2+ कंज्यूम होगा, OH माइनस कंज्यूम होगा, तो ये रिएक्शन ही फॉरवर्ड भागेगा, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड भाग कर तब तक जितना ये नीचे का रिएक्शन होगा, मान लो ये 10 का पावर 15 है, तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट 10 का पावर 15 गुना होगा रिएक्टेंट की तुलना में, यानी रिएक्टेंट को दशमलव में जाना पड़ जाएगा, क्योंकि तुम 4 मोलर 5 मोलर ऐसे लेकर रिएक्शन करा रहे हो, और 4-5 मोलर कंज्यूम करके 10 का पावर 15 गुना से चेंज करना है, तो 4-5 घटते हुए 0.0000 समथिंग जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का रेशियो वेरी 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 हाई तभी होगा जब रिएक्टेंट नेग्लिजिबल हो जाए, है ना, यानी कि ये खत्म करता जाएगा सबको, और जितना ये दोनों खत्म होगा उतना ये फॉरवर्ड में जाएगा, होते होते सारा का सारा हमारा एक्टिव मटेरियल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा साथ में, देखो जरा, NH4+ में से अमोनिया यहाँ गया था, बच गया H+, वो H+ OH माइनस से कंबाइन होकर वाटर दे देगा। ठीक है, तो NH4Cl को लेने का रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ठीक है, और ये जो हमारा बैटरी होता है बहुत ही फेमस बैटरी है, इस्तेमाल तो तुम करते ही हो, टॉर्च में, रिमोट में, हर जगह पे यही वाला बैटरी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इतना पहले नोट करो, ये वाला रिएक्शन नोट करो, NCERT में जो मेंशन किया है वो रिएक्शन भी तुमको समझाते हैं, पहले इसको नोट करो। हो गया बच्चों, देखो एनोड पे तो वही होगा, जिंक हमारा Zn2+ में चला गया, कैथोड पे क्या होगा, सेम MnO2 चला जाता है MnOOH में। ठीक है, MnOOH में चला गया, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अभी भी +4 किस में जा रहा है, ऑक्सीजन -2 -2 -4, हाइड्रोजन +1, तो -3, मैग्नीशियम +3। अगर न्यूमेरिकल, अगर 1 नंबर का सवाल पूछता है कि ड्राई सेल चाहे लेक्लांचे सेल में मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जाता है, तुम बोलोगे +4 से +3 में जाता है। पिछले वाले रिएक्शन में भी +4 से +3 में ही जा रहा था, क्योंकि रिएक्शन तो सेम ही होगा ना, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है सेम ही चीज़। ठीक है, तो MnO2 चला गया, MnOOH में अभी भी ये +3 में ही जा रहा है। और क्या होगा साथ में किसको लिए हुए हैं, साथ में हमने लिया है NH4Cl को, तो NH4Cl में NH4+ होगा, NH4+ अपना एक हाइड्रोजन देखो इसको दे दिया। ठीक है, MnO2 अपना एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, बचेगा क्या, अमोनिया बचेगा, यहाँ में लिख दिया अमोनिया, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों को ऐड करोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, क्या आएगा ऐड होके, Zn+ 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 टाइम्स NH4+ जोड़ 2 टाइम्स MnO2, प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 टाइम्स MnOOH प्लस 2 टाइम्स अमोनिया, और ऊपर में कौन है, ऊपर में है Zn2+। फिर क्या होगा बच्चों, ये Zn2+, 2 मोल अमोनिया, और साथ में NH4+ के साथ जो क्लोरीन छूट गया है, NH4+ रिएक्शन में चला गया, क्लोरीन तो बच गया, क्लोराइड, वो 2 क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके बना देगा ZnNH3 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Cl2, और इसका K
ऑलरेडी बता चुके हैं क्या है, बहुत ही हाई है। ठीक है, डन हो गया। सेम रिएक्शन, कोई बोले कि NH4Cl का क्या इस्तेमाल है, तो तुम बोलोगे NH4Cl प्रोडक्ट में बना हुआ जो जिंक है उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भेजता है, जिससे कि हमारा रिएक्शन ओवरऑल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और उस वजह से हमारा जो एक्टिव मटेरियल हो पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाए, वो बर्बाद ना हो। ठीक है, कोई पूछेगा कि ड्राई सेल से अप्रॉक्सीमेटली हमको कितना वोल्टेज मिलता है, तो आपका आंसर होगा 1.5 वोल्ट। वो तुम देखे भी होगे, टॉर्च पे लिखा रहता है, टॉर्च की बैटरी पे 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट का वोल्टेज देता है। ठीक है, लेकिन देखो नेट रिएक्शन क्या है। नेट रिएक्शन में Zn2+ है और NH4+ रिएक्टेंट में है, तो जब इस रिएक्शन का ई सेल लिखोगे तो ई सेल में ये आयन आएगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा Zn2+ बढ़ता जाएगा और NH4+ घटता जाएगा। जैसे जैसे NH4+ घटेगा Zn2+ बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा जो 1.5 वोल्ट पोटेंशियल आ रहा था वो घटना शुरू हो जाएगा। यही रीज़न है कि तुम देखते हो टॉर्च जो होता है जलाते जो हो, जब बैटरी डिस्चार्ज खत्म होने को जब होता है तो बहुत ही कम रोशनी देता है और धीरे धीरे वो घटता चला जाता है ना। जैसे जैसे एक्टिव मटेरियल एग्जॉस्ट होगा वो वोल्टेज कम देगा, वोल्टेज कम देगा, तो हमारा जो बल्ब है उसको कम वोल्टेज मिला तो रोशनी भी कम देगा। तो हम चाहेंगे कि हमें एक ऐसा सेल मिले जो हमको लगातार सेम वोल्टेज दे। ठीक है, जैसे मान लो घड़ी होता है, जो घड़ी में तुम बैटरी देखोगे छोटा सा बैटरी लगता है, छोटा सा गोल्ड कलर का है ना, बिल्कुल चमकते हुए स्टील के कलर का बैटरी तुम देखे होगे। तो वो बैटरी जो होता है उससे हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज मिलने का रीज़न ये है कि उसका जो नेट रिएक्शन आता है उसमें सारा का सारा कंपाउंड या तो प्योर लिक्विड है चाहे प्योर सॉलिड है। तो तुमको बताया है कि प्योर सॉलिड चाहे प्योर लिक्विड का एक्टिव मास तो हम 1 लेते हैं। यही रीज़न है कि उस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार वो बन गया तो तुमको वो कांस्टेंट पोटेंशियल देगा, तो इससे वो बेटर होता है। ठीक है, तो वैसा ही एक बैटरी हम अगला पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा खत्म हो गया ड्राई सेल। ठीक है, नोट कर लो इसको और करके, ये सारा रिएक्शन भी नोट कर लेना, ये NCERT में दिया हुआ रिएक्शन है। अगला हेडिंग लेना बच्चों जिंक मरकरी सेल, है ना। ये भी एक प्रकार का प्राइमरी सेल चाहे नॉन रिचार्जेबल सेल होता है, जो घड़ी वगैरह में जो बैटरी लगता है। तो देखो घड़ी वगैरह में जो बैटरी लगता है वो इसी शेप का रहता है, गोल। इसका एक क्रॉस सेक्शन काट लिया गया और तुमको अंदर का चीज़ दिखाया जा रहा है। तो देखो होता क्या है, जो ऊपर का हिस्सा है ये तो जो स्टील जो देख रहे हो, तो ये बस ये स्टील जो है ये बस तुम्हारा चार्ज कैरी करने का काम कर रहा है। रियलिटी में हमारे पास ये जो जोन है जहाँ पे ये कैथोड है, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन हमारा HgO का होता है ना। डिटेल में दिखाएंगे रिएक्शन अभी हम लोग, है ना। तो ये हमारा ऊपर में कैथोड हो गया और नीचे में ये देखो ये जो पार्ट देख रहे हो यहाँ से लेकर ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला, और जो बेस होगा नीचे का वो सारा का सारा जिंक का बना हुआ रहता है। वहाँ ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड होता है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है वो बीच वाले हिस्से से चिपका हुआ नहीं है, ये मत समझना चिपका हुआ है। स्टील अलग होता है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं रहता है, क्योंकि कांटेक्ट में रहेगा फिर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये हमारा एनोड है, सॉरी ये ऊपर वाला हमारा कैथोड है, और ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा का पूरा एनोड है, और बीच में ये सेपरेटेड है। ठीक है, बीच का जो मेटल है वो इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं है, वो एक सेपरेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड रहता है। ठीक है, देखो अब नीचे तो हमारा जिंक हो गया, नीचे कौन हो गया, हमारा जिंक हो गया। मिडिल में क्या है, तो मिडिल में HgO और KOH का मिक्सचर होता है। HgO और KOH का मिक्सचर होता है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हमारा होता है। ZnOH हॉल्टवाइज लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ZnOH हॉल्टवाइज वैसे भी बन जाएगा। जिंक हमारा ऑक्सीडाइज होगा तो Zn2+ में जाएगा और साथ में OH- है, तो दोनों रिएक्शन करके ZnOH हॉल्टवाइज बना लेता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, रिएक्शन लिख रहे हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिंक अमलगम का। ऑक्सीडेशन जो होता है वो जिंक अमलगम का होता है। ये जो परत जो देख रहे हो ये जिंक और मरकरी के मिक्सचर का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जिंक अमलगम जो है वो चला गया ZnO में। ठीक है, मरकरी बस मिक्सचर में साथ में है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट एनोड पे नहीं कर रहा है ना, वो जस का तस बस पड़ा हुआ है। हमारा जो जिंक है वो चला गया ZnO में, तो तुम मरकरी को बैलेंस नहीं करोगे, वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, शुरू में भी होगा बाद में भी होगा। अब हमारे पास बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, RHS में ऑक्सीजन है तो LHS में हम पहले H2O दे दिए और इसका दुगना OH-, यानी यहाँ पे आ गया 2OH- और 2OH- आया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आएगा। ये हमारा एनोड का रिएक्शन हो गया। कैथोड पे क्या होगा,
तो कैथोड पे कौन है, स्टील किसके कांटेक्ट में है, स्टील यहाँ पे है ना, इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, और सॉल्यूशन में कौन मौजूद है, HgO। तो रिडक्शन हमारा HgO का हो जाता है। HgO चला गया मरकरी लिक्विड में, ये मरकरी लिक्विड में गया, ZnO भी सॉलिड है, HgO भी सॉलिड फेस में होता है, ये मरकरी लिक्विड में गया, एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप दे दोगे एक H2O और एक H2O, तो यहाँ पे आ जाएगा 2OH माइनस, 2OH माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगा। गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है ये भी, है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, कैथोड पे चार्ज होगा पॉजिटिव, दोनों को ऐड करोगे 2OH माइनस 2OH माइनस कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, पानी से पानी कैंसिल हो गया, बचेगा जिंक अमलगम जोड़ HgO सॉलिड इज इक्वल टू ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। वाटर जितना बना उतना ही कंज्यूम कर गया, तो पानी इसमें है नहीं, तो सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा। कहने का मतलब जो भी हमारा कंपाउंड है, रिएक्शन में जो भी कंपाउंड है, वो सारा का सारा कोई भी हमारे रिएक्शन कोसेंट के इक्वेशन में आने वाला नहीं है। E बराबर इनॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग के बाद 1 हो जाएगा, यानी वो पूरा टर्म ही गायब हो गया, ठीक है। तो जब ये सारा का सारा कंपाउंड सॉलिड में है, चाहे प्योर लिक्विड में है, तो फिर तुमको जो भी वोल्टेज मिलेगा वो इन पे डिपेंड करने वाला नहीं है। यही रीज़न है कि यहाँ पे हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, कितने का, 1.35 वोल्ट का। लेक्लांचे सेल से कम मिलता है, हमें लेक्लांचे सेल से कम वोल्टेज मिलता है। ये मोर लिखा हुआ है कांस्टेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि लेक्लांचे से ज़्यादा होता है, तो इसको काट देना, कंफ्यूज करेगा ये। सिंपली लिखना कांस्टेंट वोल्टेज कितना 1.35 वोल्ट का मिलेगा लेक्लांचे सेल, है ना। में वैरी करता था हमारा वोल्टेज, यहाँ वैरी नहीं करेगा बल्कि कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। रिएक्शन तुमको लिख के यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग देना बच्चों, सेकेंडरी सेल चाहे रिचार्जेबल सेल। अब देखो ये हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है ना, जो घर में जो बैटरी होता है वही वाला बैटरी होता है। तो अभी हम जाएंगे इसके वर्किंग पे। सेकेंडरी सेल लिख लिए, सेकेंडरी सेल में ऑलरेडी हम लिखवा दिए थे कि एक बार एक्टिव मटेरियल जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो हम उसको दोबारा चार्ज करते हैं, दोबारा चार्ज करके हम उसको वापस से एक्टिव मटेरियल जनरेट करते हैं और फिर से उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल का 2 काइंड है ना, मेन होता है, एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी, दूसरा होता है बहुत ही काम का, इसे हम बोलते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बहुत ही काम का होता है ना, स्पेस व्हीकल जो अंतरिक्ष यान जो होता है उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और C नंबर होता है निकेल कैडमियम सेल, ठीक है। तो ये तीनों नोट कर लो, फिर हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो हेडिंग तो बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। और देखो इसका समझने वाला डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये हमारा कंटेनर है और इसमें तुम बैटरी में देखे होगे बहुत सारा छोटा छोटा सेल रहता है ना, बहुत सारा उसमें निकला हुआ रहता है मेटल जो रहता है, तो बहुत सारा सेल मिला के वो बैटरी बना हुआ है। तो वो जो बहुत सारा सेल है, सपोज करो वो कुछ ऐसे है, एक हो गया, दूसरा प्लेट हो गया, तीसरा प्लेट हो गया, ऐसे बहुत सारा प्लेट है। और ये जो प्लेट देख रहे हो, इस प्लेट में ग्रिड बना हुआ रहता है। ग्रिड का मतलब ऐसे ऐसे ग्रिड बना हुआ है, और उसी ग्रिड में ये जो हमारा ग्रिड है, उसी ग्रिड में यहाँ पे पड़ा हुआ है पीवी पड़ा हुआ है, पीवी सॉलिड लेड है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी दूसरा वाला रॉड है, यहाँ भी ग्रिड है, और इसमें पड़ा हुआ है PbO2। सपोज करो पहले से हमारे पास ये सेल मौजूद है, और ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में H2SO4 का सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन होता है, 38% है ना, 38% वेट बाई वेट होगा, चाहे वेट बाई वॉल्यूम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मान लो ये सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, घर में तुम्हारा बैटरी है, लाइट नहीं है, और ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो देखो डिस्चार्ज कैसे होगा। जब ये डिस्चार्ज होगा
तो हम बोलेंगे कि ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो गैल्वेनिक सेल की तरह जब ये बिहेव करेगा तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो पीबी सॉलिड जो है, ये पीबी सॉलिड ये कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में। PbSO4 में कन्वर्ट हुआ, ये सल्फेट लेफ्ट साइड में कर दो बैलेंस करने के लिए, 2 नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या हुआ बच्चों, 0 से +2 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जो हमारा Pb है इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, एनोड की तरह। कब, जब ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है एज गैल्वेनिक सेल। ठीक है, यहाँ प्लस होगा और इन दोनों के बीच में है ना वोल्ट मीटर, अमीटर, चाहे लोड रेसिस्टेंस कुछ भी लगा दो, बीच में टीवी लगा दो, बल्ब जला दो। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, एज नहीं एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो हमारा PbO2 जो है, PbO2 में लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये रेडियंस होकर फिर से चला जाता है PbSO4 में। PbO2 PbSO4 में गया, +4 चला गया +2 में, तो रिडक्शन हुआ। बैलेंस किया जाए, सल्फेट तो हम लिख दिए फिर से यहाँ पे SO4 2 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2H2O और मीडियम है एसिडिक, तो हम इसको एसिडिक मीडियम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4H+। ठीक है, +4 गया था +2 में, तो लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन भी आएगा, चेक करके देख लो, 2 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, पूरा न्यूट्रल, RHS भी न्यूट्रल है। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, देखो क्या है Pb प्लस PbO2 प्लस, अब देखो 4H+ है ना, और SO4 दोनों मिल गया तो 2SO4 आया, तो 4H+ और 2SO4 मिलकर क्या 2H2SO4 बना देगा, 2H2SO4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, RHS में आया 2PbSO4 जोड़ 2H2O। ठीक है, तो देखो एज गैल्वेनिक सेल की तरह जब ये बिहेव करता है तो होता क्या है, PbO2 से रिएक्शन करेगा और PbSO4 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उस प्रक्रिया में जो हमारा H2SO4 है, वही बैटरी में जो पानी डालते हो वो पानी सूखता जाता है धीरे धीरे, तो H2SO4 जो तुम डाले उसी को बैटरी का पानी बोलते हैं, पानी थोड़े होता है, एसिड होता है, वो भी खत्म होता गया। जैसे जैसे खत्म होता जाएगा बैटरी डिस्चार्ज होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया, चाहे रिएक्टेंट में से कोई एक भी खत्म हो गया, कोई एक भी अगर खत्म हो गया तो फिर हमारा बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। तो अब समझो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब खत्म हो गया, ये बन गया बैटरी डिस्चार्ज। अब इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, तो चार्ज करने के लिए हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे जिससे कि ये बैकवर्ड रिएक्शन हो। क्यों, क्योंकि अभी इसका ई सेल क्या है, अभी इसका ई सेल पॉजिटिव है, कितना है तो वो डिपेंड करेगा कि कितना सारा सेल ऐसा लगा हुआ है। 12 वोल्ट का ही बैटरी होता है और ज़्यादा वोल्ट का ही बैटरी होता है, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज तुमको मिलेगा। ठीक है, तो एज गैल्वेनिक सेल ये पूरा लिखो है ना, और लिख देना कि एज गैल्वेनिक सेल Pb and PbO2 react to give PbSO4 and in the process है ना EMF is supplied। ठीक है, इस प्रोसेस में हमको EMF मिलता है, साथ में H2SO4 भी कंप्लीट होता है। जितना कुछ बोले हैं, जितना डिटेल में लिख सकते हो तुम लोग लिख लेना, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक बार रीडिंग भी मार लेना NCERT से। ठीक है, तो देखो Pb कहाँ पे खत्म हो रहा है, Pb हमारा खत्म हो रहा है नेगेटिव वाले पे, नेगेटिव वाला क्या है, एनोड है, और PbO2 क्या है, PbO2 हमारा कैथोड है। अब समझना जरा ध्यान से। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ हम इस्तेमाल करें, है ना, बैटरी हमारा पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लोड हटाएंगे और लोड हटाकर बाहर से हम एक बैटरी लगा देंगे, बाहर से बैटरी लगाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा दिए ये इतना, और इसको हटाकर हम बाहर से इसको वोल्टेज दे रहे हैं, एक्सटर्नल यहाँ पे बैटरी हम लगा दिए। और बैटरी को कैसे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, या फिर उल्टा लगाएंगे। अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। और अगर हम इस तरह से लगाएंगे, ऐसे अगर हम बाहर से लगाएंगे, माइनस इधर प्लस इधर,
तो जस का तस रहेगा। तो हमेशा याद रखना, हमारा लेड स्टोरेज बैटरी गैल्वेनिक की तरह बिहेव करे, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करे, पोलैरिटी कभी चेंज नहीं करता है। तुम अगर कभी बैटरी चार्ज करने के लिए उसमें जो हुक लगा रहता है उसको हटाकर देखे होगे, तो डिस्चार्ज हो चाहे चार्ज हो, दोनों समय सेम हुक उसमें लगा रहता है। नेगेटिव पोलैरिटी वाला हमेशा नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है। इससे क्या क्लियर हुआ? इससे ये क्लियर हुआ कि जब हम बाहर से बैटरी लगाएंगे तो बैटरी लगाते वक्त ध्यान रखेंगे इस बात का कि पोलैरिटी सेम रहे। यानी हम कैसे लगाएंगे बैटरी? कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। ऐसे हमने लगा दिया, यहाँ माइनस वाला हो गया, यहाँ प्लस वाला हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा। अब एक्चुअली तुम लोग को नोट करना था, ठीक है, तो थोड़ा सा बैक करके ये डायग्राम मिटा, जो हम ऊपर में मिटाए हैं उसके पहले वाला ये सारा कुछ नोट कर लो पहले। ठीक है, पहले ये इतना नोट कर लो और उसके बाद बैक करके डायग्राम भी सही वाला नोट कर लेना। उसके बाद ये मिटाएंगे, फिर हम तुमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का वर्किंग समझाएंगे। ठीक है, नोट करो। अब लिखना बच्चों, एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह क्या होगा? तो अब ये डायग्राम बनाना, गैल्वेनिक सेल में पुराना डायग्राम बनाए थे, अब ये डायग्राम बना लिया। ऐसे हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सवाल पूछ सकता है कि गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों में जो पोलैरिटी रहता है वो अलग अलग रहता है। लेड वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका, या PbO2 वाले रॉड का, तो तुम बोलोगे दोनों में सेम रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन एक में तुमको पहले ही पता है, गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हमारा एनोड है उससे पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो पोलैरिटी सेम रहेगा लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस है, नाम क्यों चेंज होगा? अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन, तो जिस रॉड पे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ अब रिडक्शन होगा, और अगर अब वहाँ पे रिडक्शन होगा तो अब वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखो पूरा लैंग्वेज पहले तुम लोगों को हम दिखवाते हैं। देखो, आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल जब डिस्चार्ज कर दिया, एन एक्सटर्नल supply of voltage is given maintaining same polarity of Pb and PbO2 इलेक्ट्रोड। दोनों जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका पोलैरिटी सेम है। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा? अब देखो, नाउ एट पीबी इलेक्ट्रोड पे अब क्या होगा? पहले क्या हो रहा था? पहले पीबी इलेक्ट्रोड में PbPbSO4 में जा रहा था, फॉरवर्ड में जा रहा था। अब बाहर से वोल्टेज दी है, पीबी तो अब है नहीं, पीबी खत्म हो गया, तो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। अब उल्टा डायरेक्शन में जाएगा और ग्रिड पे पीबी का बनना फिर से शुरू हो जाएगा। पहले ग्रिड पे पीबी था, खत्म होकर PbSO4 में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में चला गया। जब रिएक्शन रिवर्स में जाएगा तो सोल्यूशन का PbSO4 वापस Pb में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एट Pb इलेक्ट्रोड PbSO4 विल reduce to regenerate Pb and at PbO2 इलेक्ट्रोड, PbO2 के इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? at PbO2 इलेक्ट्रोड अगेन PbSO4 उल्टा रिएक्शन विल, देखो बच्चों, PbSO4 रेड्यूस होकर Pb दिया है ना, और PbO2 वाले इलेक्ट्रोड पे फिर से PbSO4 किस में कन्वर्ट होगा? PbO2 में, क्योंकि PbO2 खत्म हो गया। इस रॉड पे गैल्वेनिक सेल की तरह जब ये बिहेव कर रहा था तो PbO2 चला गया PbSO4 में, रेड्यूस होकर। अब उल्टा होगा, यानी PbSO4 ऑक्सीडाइज होकर वापस PbO2 देगा। PbSO4 विल ऑक्सीडाइज टू गिव PbO2 अगेन, एंड इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में H2SO4 विल बी रीजेनरेटेड। ठीक है, पिछले वाले में क्या हो रहा था? पिछले वाले में H2SO4 कंज्यूम हो रहा था, इसमें क्या होगा? H2SO4 वापस से बन जाएगा। ठीक है, नेट रिएक्शन क्या लिखोगे? तो जो गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन था उसी को उल्टा लिख लेना, सीधे रिवर्स करके लिख लेना। तो हुआ क्या?
गैल्वेनिक सेल में जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उसी पे रिडक्शन हुआ। जिसमें वहाँ पे रिडक्शन हुआ उसमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि जो पहले हमारा एनोड था अब वो कैथोड बन गया, जो पहले कैथोड था अब वो एनोड बन गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के टाइम पीबी क्या था, PbSO4 में ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा एनोड था, लेकिन अब ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। और तुमको पता भी है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो सब कुछ फिट बैठ गया है ना। यही रॉड गैल्वेनिक सेल में एनोड था और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड है, और गैल्वेनिक सेल के एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कैथोड पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारा पोलैरिटी मेंटेन होकर आ गया। ये रॉड गैल्वेनिक सेल में हमारा कैथोड था गैल्वेनिक सेल में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यही हमारा एनोड हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, PbSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 PbO2 में जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अभी एनोड बन गया, और एनोड पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है। पहले गैल्वेनिक सेल था और यह कैथोड था, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड पे और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे सेम चार्ज होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पे और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे सेम चार्ज होता है। यही रीजन है कि पोलैरिटी हमारा मेंटेन रह गया। ठीक है, अब ये घटना कब तक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, तब तक जब तक कि सॉल्यूशन का सारा PbSO4 उल्टा डायरेक्शन में जाके वापस से Pb और PbO2 को बनाना दे। जैसे ही बन जाएगा यहाँ से बैटरी निकालेंगे, फिर वापस से इस पर लोड लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे, फिर से बैटरी हमारा डिस्चार्ज होगा। जैसे डिस्चार्ज होगा फिर से इसको चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा। इस तरह से प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो वर्किंग आ गया समझ में। इसको और इलेबोरेट करके लिखना है तो लिख लेना, NCERT से रीडिंग मार लेना, लेकिन NCERT में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और इसको बार बार पढ़ना, अच्छे से इसको रट जाना बढ़िया से। ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला हेडिंग दो बच्चों, फ्यूल सेल। ठीक है, देखो फ्यूल सेल में क्या होता है। फ्यूल सेल में हमारा एक साइड से देखो हाइड्रोजन गैस भेज रहा है, एक साइड से ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन गया, दोनों का दोनों ये रिएक्शन किया और रिएक्शन करके यहाँ पे वाटर बनाता है। ठीक है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ये किसका रहता है, तो ये सोल्यूशन रहता है KOH का। कहने का मतलब बेसिक सोल्यूशन रहता है। एनोड जो है देखो माइनस वाले को एनोड लिखा है, यानी कि राइट नाउ डायग्राम जो बना के दिया है वो गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बना के दिया हुआ है। ठीक है, जब डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो यही नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन इसको हम कैथोड बोल देंगे और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो लिख देना कि गैल्वेनिक सेल का डायग्राम है ये। ठीक है, ये जो रॉड होता है वो ग्रेफाइट का होता है ना, और कैथोड जो रहता है वो भी हमारा ग्रेफाइट का ही होता है। ठीक है, और साथ साथ ग्रेफाइट में निकेल का, प्लैटिनम का, प्लैटिनम का इम्प्यूरिटी होता है, ताकि हमारा रिएक्शन जो है अच्छे तरीके से हो। ठीक है, तो नीचे में लिख सकते हो ग्रेफाइट contains impurity of है ना प्लैटिनम, निकेल एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, और इसी डायग्राम को देखो दूसरे तरीके से समझाते हैं। यहाँ से हम भेज रहे हैं हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हम भेज रहे हैं ऑक्सीजन गैस। हमारा जो नीचे में सॉल्यूशन है वो KOH का सॉल्यूशन है, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो पोरस इलेक्ट्रोड ऑफ ग्रेफाइट है, पोरस है ना। और जो भी पोरेसिटी है उसमें क्या क्या मौजूद है, उसमें निकल है, चाहे प्लैटिनम है ना, चाहे प्लैटिनम है, इस तरह का मेटल उसमें मौजूद है। ठीक है, तो वही डायग्राम है, उसी को हम कंटेनर के फॉर्म में तुमको दिखा दिए हैं। ठीक है, ये हमारा
टेक्निकल डायग्राम एक तरह से होता है, लेकिन जब इंजीनियरिंग के द्वारा सेल बनाया जाता है तो सेल कुछ ऐसे बनाया जाता है जिसमें हमारा इफिशियंट तरीके से सारा कंपाउंड हो। ठीक है बच्चों, तो ये इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद समझाते हैं। देखो बच्चों, एट ए नोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा, H2 का ऑक्सीडेशन होगा। H2 का ऑक्सीडेशन किस में होगा, तो H2 जाता है H+ में, लेकिन मीडियम तुम्हारा बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में तो H+ में नहीं भेज के हम H2 को भेज देंगे H2O में। H2O में क्या है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, जिधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है बेसिक मीडियम बैलेंस करने के लिए, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर एक और H2 ऐड करो तो ये 2H2 हो जाएगा, और इसका दुगना यानी कि 2OH- हम यहाँ ऐड करेंगे, और 2OH- यहाँ आया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नोड का रिएक्शन हो गया। कब की बात कर रहे हैं हम, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं फिर से। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पे इस तरह से रिएक्शन हुआ। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा किसका, O2 का। तो O2 का रिडक्शन होगा तो किस में जाएगा, O2 जाएगा सीधे OH- में भेज दो। O2 0 में है, 0 से -2 में चला गया। O2 गया 2OH- में, यहाँ हम 2 से गुना कर दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 2H+। 2H+ आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2O। अब इसको करना है बेसिक मीडियम में बैलेंस, 2 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एक H2 ऐड करो, तो यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। एक H2 ऐड किए तो उसका दुगना 2 OH- उधर ऐड करेंगे, 2 पहले से है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको मिटाते हैं और इसको कर देते हैं 4OH-। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करने के लिए 2 से गुना कर दो, और देखो कितना इंटरेस्टिंग रिएक्शन बन के आता है। 4 4 कट गया, ध्यान से देखो, 2 गुना 2 4H2O, और यहाँ पे है 2H2O, तो उस साइड में H2O बच जाएगा। 2 × 2 4OH- और ये 4OH- कैंसिल हो गया, तो 2H2 प्लस आ गया O2 बराबर रिएक्शन आ रहा है 2H2O। ये रिएक्शन है, इतना खतरनाक सेल था। रिएक्शन क्या हो रहा है, तो H2 और O2 आपस में रिएक्शन करके H2O बना रहा है, सिंपली ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्यूल सेल है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्पेस व्हीकल में, अंतरिक्ष यान वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो गैस को कैरी करना बहुत आसान होता है स्पेस व्हीकल में, तो तुम बस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कैरी करो, और तुम्हारा जितना भी है ना सप्लाई है EMF का वो तुमको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट बन रहा है पानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो सेल है स्पेस व्हीकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लिख लेना, ये फ्यूल सेल इज यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। अगला हेडिंग देना बच्चों, निकेल कैडमियम सेल। ठीक है, तो इसमें कोई खास हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, डायग्राम मत बनाना। वो बैटरी का डिज़ाइन है, उसमें किस तरीके से फिट किया गया है निकेल को और निकेल हाइड्रोक्साइड को और कैडमियम को, वो बस रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें बस हमें रिएक्शन पढ़ना है। NCERT में तो नेट रिएक्शन दिया हुआ है, तुमको थोड़ा हम डिटेल में समझा देते हैं रिएक्शन कैसे होता है। तो देखो क्या होता है, एट एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होता है कैडमियम का। कैडमियम चला गया CDO में, और देखो बोल रहा है कि जो हमारा पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट है उसके बीच में सेपरेटर है, और सेपरेटर जो रहता है वो सोक्ड रहता है मॉइस्ट सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि बेसिक मीडियम में। कहने का मतलब इसको बेसिक मीडियम बैलेंस करोगे तो इधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इधर हम डालेंगे एक H2O। अगर H2O इधर एक डालोगे तो दूसरे साइड में उसका डबल OH- ऐड होगा। अगर यहाँ पे 2 OH- ऐड हुआ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये हो गया एनोड का रिएक्शन। सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो यहाँ निकेल का रिडक्शन नहीं होता है, वो तो मेटल है, वो थोड़ा ना रिड्यूस होगा। निकेल हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। निकेल हाइड्रोक्साइड जो है वो रिड्यूस कर जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, रिडक्शन हो गया। अब देखो यहाँ 3 हाइड्रोक्साइड, यहाँ 2, तो इसको तो बैलेंस करना बहुत ही आसान है, सीधे एक हाइड्रोक्साइड आयन दे दो और यहाँ पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज से चाहे ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो गया, बस दोनों को ऐड कर दो, खत्म हो गया। आ जाएगा क्या, CD+
2 times nickel hydroxide is equal to CdO plus 2 times NiOH2 और ये ऊपर में H2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा नेट रिएक्शन होता है निकल कैडमियम सेल का, और इसी के साथ हमारा सेल एंड बैटरी जो आज का क्लास है वो पूरी तरह से खत्म हुआ। ये इतना सेल आप लोगों को पढ़ना है, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में भी सवाल आता है छोटा छोटा, किस एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है। कौन सा चार्जेबल है, कौन सा नॉन रिचार्जेबल सेल है, ये सब कुछ आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लो, मिलते हैं अगले क्लास में।